लगभग 10 घंटे हो चुके हैं आप लोगों को यहाँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी ईमानदार समर्पित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के साथ साथ जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी। आज आपने शाहजहांपुर में ये साबित कर दिया कि शाहजहांपुर में अब हम लोग अन्याय किसी भी कीमत पे नहीं सहेंगे। मैं भी सुबह से ये सोच रहा था कि किसी तरह आपके बीच टाइम से पहुंच जाऊं। एयरपोर्ट गया तो पता लगा फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर इंदौर का रास्ता बंद हुआ तो भोपाल का रास्ता खोला। भोपाल की फ्लाइट कराई, वो फ्लाइट लेट हो गई। यहां आते हुए फाटक बंद हो गया, 3 ट्रेन आई और 10-15 मिनट दूरी होगी। लेकिन कहते हैं अगर तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। जितनी सच्ची तमन्ना तुम्हारी मुझसे मिलने की उतनी सच्ची तमन्ना मेरी तुमसे मिलने की। और मैं आपके बीच में और आप यहाँ मोर्चा लिए हुए। मुझे 15 मिनट आपसे बात करनी है, लेकिन कुछ नालायक लोग मुझे बात करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं नालायकों को आप खुद ही बिठाने का काम करो। अगर वो लायक होते तो शायद यहाँ शाहजहांपुर में यह अन्याय ना हो रहा होता। वो नालायक लोग चाहे यहाँ हो या वहां हो, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बिठाएं और उनको अनुशासन जो वो तोड़ रहे हैं उससे रोकें। अरे दूर हो ना इससे, भैया समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम नहीं चाहते मैं अपनी बात रखूं? फिर हल्ला क्यों कर रहे हो? क्या मैं इंतजार करूं आपके चुप होने का? मैं इंतजार कर लेता हूं आपके चुप होने का। जब आप चुप हो जाओगे तब मैं अपनी बात रखूंगा। अगर मुझे जरा सी आवाज आएगी तो मैं नहीं रखूंगा। भैया बोलो, चिन्हित कर ले और सभा खत्म होने के बाद इनको रोक ले। अगर और थोड़ी देर और लगेगी तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। जिसका समाज सोया हुआ हो और गैर जिम्मेदार हो उसके पास बहुत समय होता है। तुम्हें तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो नालायक लोग हैं जिनको नालायकी करनी है। अब उनको तो समझाना पड़ेगा ना। और मैं ऐसे नालायकों को चिन्हित कर रहा हूं। वैसे तो हमारा समाज ही अभी नालायकी में है। अगर वो लायक होता तो उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस देश में व्यापक लंबे समय से जो गुलामी चली आ रही है, हम लोग उस गुलामी में जीना सीख गए और उस गुलामी को हमने अपनी जिंदगी मान लिया। इसलिए समाज का दर्द हमें दर्द नहीं दिखाई देता। इसलिए शाहजहांपुर में हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो अपमान होता है, जो अन्याय होता है और फिर कार्रवाई नहीं होती, वो हमें दिखाई नहीं देती। यही शाहजहांपुर में हमारे लोगों के साथ जब उनकी घोड़ियां रोकी जाती हैं शादियों में, वो हमें अपमान नहीं दिखाई देता। यही शाहजहांपुर में जब हमारे साथियों के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके घर गिरा दिए जाते हैं,
वो हमें दर्द महसूस नहीं होता। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की गारंटी देती है कि हम गुलामी में जीना सीख चुके हैं। और जो समाज गुलाम होता है, गुलाम का एक ही धर्म होता है, गुलामी करना। मैं तुम्हारी दशा पे खुश नहीं हूं। मैं तुम्हारे हंसते चेहरों को भी देख रहा हूं। कुछ लोग हैं जो लोग इसलिए हंस रहे हैं कि उनका समाज बेबस है, उनकी बहन बेटियों के साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है। अभी 11 साल की एक बच्ची जो है वहां इंदौर में जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, क्योंकि जिस समाज को शासन करता जमात बनना था, वो झूठन खा के, वो ताकतवर लोगों के टुकड़े तलवे चाट चाट के जो आगे बढ़ रहा है। तो ये तो मुझे सहना पड़ेगा, ये दर्द तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज का युवा जीते जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नालायकी दूर कर लो। अगर ये नालायकी जाति बना के रखोगे तो आज तो आग तो लग चुकी है। एक कार्यकर्ता घर नहीं टूटा, कल तुम्हारे सबके घर तोड़े जाएंगे अगर तुम लोग नहीं सुधरे, तुम लोग लायक नहीं बने। मुझे उम्मीद है कि अब तुम चुप होकर सुनोगे। और जो तुम्हारे बीच में नालायक लोग बैठे हुए हैं, जो फोटो के चक्कर में हल्ला कर रहे हैं, उनको उनके मुंह खुद बंद करो, उनको खुद डांटो, उनके हाथ पकड़ के उनको जमीन पर वहीं बिठाओ, उनको बताओ कि तुम्हारी वजह से हजारों लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अपने आसपास जो नालायक लोग बैठे हैं उनको खुद संभालो। मैं सबको कहां संभाल लूंगा? बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए क्रांति की धरती शाहजहांपुर, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और समय समय पे इस देश में जन्मे उन महापुरुषों को भी नमन करता हूं जिनमें शिक्षा की जोत जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, और करोड़ों शोषितों को वोट का प्रयोग, वोट की ताकत देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और सोए बहुजन समाज को वोट का प्रयोग करके बताने वाले किस तरह से वोट की रक्षा सुरक्षा होती है, और वोट के जरिए किस तरह अल्पजन्मी बहुजन बनके अपनी गरीबी, अपनी परेशानियां, अपने साथ होने वाले अन्याय को खत्म कर सकते हैं। ऐसे नायक मान्यवर साहब काशीराम को नमन करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं आपका। मैं आपके प्यार को शाहजहांपुर के जिम्मेदार साथियों, मेरी बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं जब तक जिंदा रहूंगा शाहजहांपुर का प्रेम आज के बाद नहीं भूलूंगा, मेरा वादा। पूरी जिंदगी में शाहजहांपुर के लोग मैं फर्श पे रहूं या अर्श पे रहूं, पूरी जिंदगी में याद करके देखना, आपके इस प्यार का कर चुका के दूंगा आप लोगों को, मेरा वादा आप लोगों से। लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है, और अगर वो बात आप नहीं सुनते, नहीं समझते, तो फिर काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती। लाशें उठानी पड़ेगी अगर आप निकम्मे, निठल्ले, झूठे इन नेताओं के चक्कर में आते रहे, जिन्होंने यहां भोपाल में, मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा लिखी है। जो खाते गांव में हुआ, मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं, जहां मेरे प्यारे भाइयों के साथ अपमान किया गया टीआई द्वारा, मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं। मैं हर एक दर्द को अपने अंदर समा के बैठा हूं, इस भरोसे के साथ कि अब आने वाले समय में तुम इस दर्द का जवाब वोट के जरिए देके और अपने बीच के लोगों को विधानसभा भेज के मेरी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में सुनिश्चित करोगे। यहाँ की सरकार के बीच जो है अपना झंडा और डंडा बुलंद करोगे और इनको बताओगे जो अधिकारी कर्मचारी सरकार की सह में हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो कानून के जरिए देने का काम करोगे। चिंता मत करो, समय तुम्हारा भी आएगा। समय इंतजार नहीं करता है, समय रोके रोके नहीं रुकता है। देखो मैं दर्द बताता हूं आपको, यहां राका का मकान तोड़ दिया, वहां दत्तू मेड़े का मकान तोड़ दिया, और खाते गांव में कार्यकर्ताओं के साथ जो अपमान किया, क्या मैं वहां बैठा देखता नहीं हूं?
मैं देखता हूं, मगर मैं दर्द से रोता नहीं हूं, मैं उस दर्द से ताकत बनाता हूं और उस ताकत को बना के मैं आपके बीच आता हूं। आज भी क्या नहीं था रोकने के लिए। यहां मैं नहीं जानता कि सरकार ने कैंसिल कराई या प्राकृतिक रूप से कोई मुसीबत थी, सारी फ्लाइट इंदौर की कैंसिल की आज आने रोकने के लिए। और वो जो 2 बजे वाली फ्लाइट थी, 2:40 वाली, वो 3:45 बजे उड़ी वहां से, वो भी लेट पे लेट होती रही। मैं समझता रहा कि सरकार को समझ आ गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने आरक्षण के खिलाफ मोर्चा लिया हुआ है और अगर ये चंद्रशेखर भी आ गए और ये इकट्ठे हो गए तो आज ही क्रांति हो जाएगी मध्य प्रदेश में। मैं इस बात को वहीं बैठे समझ रहा था। मैं ये समझ रहा था कि मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि दोबारा नेमावर न हो जाए। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ के अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। याद रखो, ये गुलाम भारत नहीं है, ये आजाद भारत है। जितने अधिकार उनको हैं इतने अधिकार हमें, और जितनी ताकत वो रखते हैं उतनी ताकत हम रखते हैं। लेकिन हम कमजोर इसलिए हैं कि इस देश की 3 बड़ी ताकतें, मनी, माफिया, मीडिया, उनके कब्जे में। अगर हमारे कब्जे में कुछ है तो वो हमारा शरीर, वो हमारी ताकत, और इस अन्याय को हमें सहना पड़ता है। हमें पता है सीवर में जाएंगे तो मरेंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के पेट पालने के लिए सीवर में उतरना पड़ता है। ये दिया है सरकारों ने हमें। 70, 71, 72 साल हो गए हमारे लोग भरोसा करते रहे कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या? रोटी, कपड़ा, मकान से ज्यादा की लड़ाई वो आगे नहीं बढ़ा पाए। अभी तो इस देश में स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई अधूरी है। मैं समझता हूं कि जब तक इस देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, एक गरीब को उतने साधन संसाधन नहीं मिलते जितने इन सरकारों के अमीरों को मिले हुए, तब तक ये लड़ाई अधूरी। आप चिंता मत करो, आप देखते जाओ। भीम आर्मी के लोगों ने मोर्चा ले लिया है। अब कोई हवा, कोई तूफान, कोई आंधी नहीं रोक सकती। अब गरीब को भी बराबरी के अधिकार मिलेंगे, जो अधिकार इन पुराने सरकारों के लोगों ने दबा के रखे हैं। मैं अभी लौटा उड़ीसा से, और जब मैं उड़ीसा में गया तो मैंने देखा, उससे पहले मैं झारखंड गया, उसके बाद मैं राजस्थान गया, फिर मैं हरियाणा गया। मैंने कई स्टेट में जाकर देखा कि आज भी गरीबी, बिना भूमि के, बिना साधन के, बिना नौकरियों के, बिना रोजगार के हमारे लोग रोटी, कपड़ा, मकान के मोहताज हो रहे हैं। और ये सरकार हमारी उसी उसका फायदा उठा रही है। आप क्यों आपको क्या लगता है ये अन्याय इसलिए हो रहा है कि हम कमजोर हैं? नहीं, ये अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप लोग ताकतवर होने वाले हो रहे हो। आप लोग ताकतवर होने वाले हो रहे हो, आप इकट्ठा होने वाले हो रहे हो, तो सरकार को लग रहा है किस तरह से इनको रोकना है, इनको डराना है, धमकाना है। ऐसा प्रयोग ये मेरे ऊपर करके देख चुके हैं। इन्होंने मुझे 16 महीने बंद रखा, लेकिन 16 महीने में मैं इनसे डरा थोड़ा ही। इन 16 महीने में इनसे नहीं डरा। कल मैं उड़ीसा में था, कुछ बीजेपी के लोग मेरा विरोध करने के लिए आए। मुझे कार्यकर्ता कहने लगे भैया गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, तो मैंने कहा यार सभा में चल रहे, देर हो जाएगी। उन्होंने एक और बार कहा, मैं समझ ही नहीं पाया। जब मैं आगे निकला तो मैंने देखा कुछ लोग उधर दूसरे कोने में खड़े नारे लगा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? कह रहे ये आपका विरोध करने आए थे। तो मैंने कहा इनको ये तो समझाओ कि लुक के कौन विरोध करता है, सामने आके विरोध किया जाता है। ये जो वहां छिपके मंदिर की ओट लेके विरोध कर रहे हैं, वहीं अंदर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। अगर भाई इनको कुछ कहना है तो सामने आ जाए, लोकतंत्र है, इनका अधिकार बैठता है। और हो सकता है कि ये सामने आ जाए और ये अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समाज के हुए तो मैं इनको समझा के 15-20 मिनट में भीम आर्मी में शामिल करा दूंगा। इनके और लोग कम हो जाएंगे। आप देखो, ये आजाद भारत है, यहां लोकतंत्र है, संविधान। जब संविधान नहीं था तो राजतंत्र था। राजतंत्र में तलवारों से लड़ाई जीती जाती थी, बंदूकें चलती थी, लाठियां चलती थी। ये लोकतंत्र है, यहां तलवारों बंदूकों से कोई लड़ाई नहीं जीतता है। यहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें एक ताकत दी है, और हम पे अवसर आता है 5 साल में
कि उस ताकत के जरिए हम अपनी गरीबी, परेशानी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, जुर्म जाति खत्म कर दें। शाहजहांपुर के लोगों, जैसे आज जागे हो, अगर आप मेरे कहे अनुसार आने वाले 1 साल और जागे ना, तो मैं गारंटी से देता हूं कि फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां फिर ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जिनकी कलम में इतनी ताकत होगी कि घर गिराने वाले सलाम करने के लिए सुबह सुबह तुम्हारे घर के सामने आया करेंगे। चिंता मत करो, समय बदलेगा। हर एक कमजोर का, शोषित का समय बदलेगा। ये लड़ाई, फिर कह रहा हूं, रोटी कपड़ा मकान की नहीं, ये लड़ाई है समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की। ये लड़ाई है अधिकारों की। कब तक हम लोग जो है सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे? आप लोग सुबह से यहां इतने बड़े पैमाने पर शामिल हैं। जितने लोग यहां शामिल हैं उन्होंने अपना काम भी छोड़ा। अगर आप दिन के 2 घंटे, 1 घंटा भी अगर मिशन को दे दोगे, तो मैं लिख के कहता हूं कि जिन चीजों से आप परेशान हो, आप अपने चेहरे देखो। थोड़ी देर हंस के सोचते हो कि हम खुश हैं। कहां से खुश हो? आज भी अमीर का कुत्ता एसी में सोता है और हमारे लोग बिना छत के सोते। कहां से खुश हो तुम लोग? कहां से खुश हो? अगर तुम इसी को खुशी मान बैठे तो मैं क्या करूं? मैं तो मानता हूं जब तक इस देश में आर्थिक समानता नहीं आएगी, जब तक गरीब और अमीर बराबर नहीं होंगे और सब लोग बराबर के हिस्सेदार नहीं होंगे, तब तक कहां की ऐसी खुशी? क्या बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे इसलिए कुर्बान किए थे कि उनकी आने वाली संतानें इस देश में गुलाम हो जाएंगी? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि बाबा साहब ने अपने बच्चे इसलिए कुर्बान किए थे। बाबा साहब ने तो अपनी पत्नी को भी कहा कि मैं राज रतन की परवाह इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे करोड़ों बच्चे जो है गुलाम हो जाएंगे। लेकिन उनके बच्चों को, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ। बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ। आप गुलामी सहने के लिए पैदा हुए हो क्या? आप जुल्म जाति, अन्याय सहने के लिए पैदा हुए हो क्या? क्या गुलामी, जुल्म जाति तुम्हारे हिस्से में किसने लिखी है क्या? देखो, बात सुनो, घुटनों के बल रेंग के नहीं चलेंगे। आंख से आंख मिला के बात करेंगे और अपने हिस्से की ताकत को, अपने हिस्से के अधिकार को छीन लेंगे। मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए अपनी मुट्ठी ऐसे ऐसे बंद करो मेरे साथ, ऐसे।